हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज हम अपनी संविधान सभा की दूसरी क्लास करने जा रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि संविधान सभा कैसे बनी थी, इसमें कितने मेंबर्स थे और इसमें किस किस ने अपना योगदान दिया था, इसमें महिलाएं कितनी थी, उसके अलावा संविधान सभा को किस किस ने पार्टिसिपेट किया था, संविधान सभा जब बन रही थी तो विभाजन के बाद में कितने मेंबर्स रह गए थे, वो सारी चीजें हमने अच्छे से जानी थी, डिटेल से जानी थी। अब नेक्स्ट जो हमारी दूसरी क्लास है, इसमें हम जानेंगे कि संविधान सभा पर किस किस ने अपने विचार दिए थे, इसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हुए थे, संविधान सभा कब बनी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे और इस पर किस किस ने समय समय पर अपनी टिप्पणियां दी थी, समय समय पर लोगों ने टिप्पणियां दी, वो सारी चीजें हम डिटेल से जानेंगे। तो आज हम दूसरी क्लास अपनी करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे संविधान सभा पर प्रमुख टिप्पणियां, यानी कि संविधान सभा के बारे में किस किस लोगों ने अपने अपने विचार दिए थे और अपने विचारों को एक्सप्लेन किया था, वो सारी चीजें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रैनविल ऑस्टिन, एक ब्रिटिश नागरिक थे। उन्होंने अपना एक विचार दिया था। क्या विचार दिया था? कि कांग्रेस ही संविधान सभा है और संविधान सभा ही कांग्रेस है, यानी ये सारे काम थे वो कांग्रेस कर रही थी। संविधान सभा थी वो कांग्रेस बना रही थी, कांग्रेस ही बाकी के सारे काम कर रही थी। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपने विचारों में ये कहा था कि जो कांग्रेस है वही संविधान सभा है और जो संविधान सभा है वही कांग्रेस है। किसने कहा था? ग्रैनविल ऑस्टिन। ठीक है। उसके बाद एक और हमारे क्या कहते हैं व्यक्ति हुए हैं, ब्रिटेन के ही थे, जिनका नाम था लॉर्ड बिस्काउट। ठीक है, लॉर्ड बिस्काउट थे। उन्होंने ये कहा था यह हिंदुओं का निकाय है, यानी कि जो संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उसमें हिंदू ज्यादा थे। इस चीज को देखते हुए लॉर्ड बिस्काउट ने संविधान सभा को एक निकाय दे दिया, हिंदुओं का निकाय। ठीक है, एक ये बात कही, किसने कही थी? लॉर्ड बिस्काउट ने। एक और हमारे व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भी अपने विचार दिए। इन्होंने क्या कहा? संविधान सभा एक बड़े प्रमुख समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि संविधान सभा है एक बड़े प्रतिनिधि का प्रदान करती है। जैसे हमारे देश का संविधान है वो सबसे बड़ा क्या था? संविधान था। तो इसमें मेंबर्स भी ज्यादा थे, तो इस चीज को देखते हुए इन्होंने इस बात को बोला था। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक। पहली बैठक कब हुई थी संविधान सभा की? जो संविधान सभा की पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 9 दिसंबर को पहली हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। कहां पर हुई थी ये? इस बैठक की मैं बात करूं तो ये केंद्रीय कक्ष में हुई थी। केंद्रीय कक्ष कहां है? केंद्रीय कक्ष दिल्ली में है। ठीक है, जिसे हम सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति भवन है वो आज कहाँ है? केंद्रीय कक्ष है, उसी में राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन में ही केंद्रीय कक्ष माना वहां पर स्थित है, जिसे हम सेंट्रल हॉल के नाम से जानते हैं। गॉट इट? अगर मैं इसकी सदस्यों की बात करूं, यानी पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? पहली बैठक थी उसमें 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 207 मेंबर्स थे। ठीक है, 207 मेंबर्स ने इसमें अपना योगदान लिया था, यानी पहली सभा में बैठक ली थी। ठीक है। उसके बाद जो पहले अध्यक्ष थे, जो पहले अध्यक्ष चुने गए थे, पहली बैठक के लिए पहले अध्यक्ष चुने गए थे, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, यानी कि परमानेंटरी नहीं थे, टेम्पररी चुने गए थे। टेम्पररी प्रेसिडेंट चुने गए थे। क्या नाम था इनका? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, जो परमानेंट थे वो कौन थे? परमानेंट थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, उसके बाद क्या है? इनका जो नाम था, यानी सच्चिदानंद सिन्हा था, इनका जो नाम दिया था, इनको जो प्रपोजल दिया गया था वो जेबी कृपलानी के द्वारा दिया गया था। यानी कि जेबी कृपलानी ने संविधान सभा में ये प्रपोजल दिया था कि हम अपने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, हमारे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको हम संविधान सभा का अध्यक्ष बनाएंगे। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे, पहली बैठक के ये अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद में इन्हें हटा दिया गया। उसके बाद बने थे स्थायी अध्यक्ष, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये किसकी तरह पर बने थे? फ्रांस की तरह पर, यानी फ्रांस का संविधान बना था तो फ्रांस की तर्ज पर एक अस्थायी अध्यक्ष ही बनाया गया था। यानी कि संविधान सभा होगी उसके लिए अध्यक्ष होगा। तो अध्यक्ष की जो तर्ज थी वो कहां से ली गई? वो फ्रांस से ली गई थी। ठीक है, तो इन्हें फ्रांस की तर्ज पर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है,
सब चीज समझ में आई। उसके बाद जो हमारी संविधान सभा थी, यानी पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, 9 दिसंबर को हुई थी। इसका बॉयकॉट कुछ लोगों ने किया था। बॉयकॉट पैनल की हम बात करें तो किस किस ने बॉयकॉट किया था? पहली बैठक हुई थी, उसका बॉयकॉट किस किस ने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसमें भाग नहीं लिया था। ठीक है, पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। उसके बाद जो दूसरी बैठक, दूसरी रियासत थी, यानी कि जो दूसरी पार्टी थी, यानी सबसे पहले किसी ने लिया था? मुस्लिम लीग ने लिया था। और दूसरा कौन था? हैदराबाद की रियासत। हैदराबाद रियासत ने अपना कोई भी प्रतिनिधि, कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में नहीं भेजा था और उसका बॉयकॉट किया था। ठीक है, उसका इन्होंने क्या किया था? बॉयकॉट किया था। ठीक है, इन दोनों लोगों ने क्या किया था? बॉयकॉट किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्थायी नेतृत्व। स्थायी नेतृत्व एवं उद्देश्य प्रस्ताव। अब क्या हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था? यानी कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, पहली बैठक हुई थी। उसके बाद क्या है? स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया, यानी कि परमानेंट को चुन लिया गया। ठीक है, परमानेंट किसको चुना गया? परमानेंट अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कब बने? 11 दिसंबर 1946 को, यानी कि दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर को। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर को। तो जब दूसरी बैठक हुई थी तब स्थायी अध्यक्ष को चुन लिया गया। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस सभा में, यानी कि दूसरी सभा हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी, इसमें 2 उपाध्यक्ष भी चुने गए, यानी कि एक अध्यक्ष चुना गया और 2 उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, वो 2 उपाध्यक्ष कौन थे? एक थे HC मुखर्जी, दूसरे थे BT कृष्णामाचारी। ठीक है, दूसरे कौन थे? BT कृष्णामाचारी। पहले कौन थे? SC मुखर्जी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसमें एक उपसभापति भी चुने गए थे। उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। कौन थे? फ्रैंक एंथोनी नाम के व्यक्ति थे, ये प्रथम उपसभापति थे। ठीक है, उपसभापति के साथ साथ एक संवैधानिक सलाहकार को भी चुना गया था। संवैधानिक यानी संविधान से रिलेटेड चीजों को एक सलाह के तौर पर दे, तो उनको भी शामिल किया गया था। उनका नाम क्या था? उनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव की हम बात करें तो ये जो हमारा राष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसके पहले भारतीय न्यायाधीश बने थे ये बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, कौन? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है, बेनेगल नरसिंह राव पहले अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, कौन? पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश। पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, पहले अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे? क्या नाम था इनका? बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। ये भारत के पहले व्यक्ति थे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने थे, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, तो हम कहा थे यहां संवैधानिक सलाहकार किसे बनाया गया? BN राव को बनाया गया था। ठीक है, देखो ये पॉइंट लिखा भी है यहां पर, BN राव आगे चलकर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के पहले भारतीय न्यायाधीश भी बने थे। ठीक है, ये जो बात मैंने बताई है, ये देखो पॉइंट यहां लिखा हुआ है, नोट डाल के आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव आया। ठीक है, जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, उसमें स्थायी अध्यक्ष किसे बना? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, उसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। ठीक है, इनके साथ 2 उपाध्यक्ष भी थे, HC मुखर्जी और BT कृष्णामाचारी। उसके साथ साथ एक उपसभापति भी बनाए गए थे जिनका नाम था फ्रैंक एंथनी, और एक संवैधानिक सलाहकार भी बनाए गए थे, यानी कि संविधान से रिलेटेड सलाह देंगे, चीजों को बताएंगे। उनका नाम था बेनेगल नरसिंह राव, यानी कि BN राव। ठीक है, उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव आया किसके द्वारा इसे लाया गया था?
इसके जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। ये तीसरी बैठक में लाया गया था, यानी 13 दिसंबर को। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। क्यों लाया गया था? यानी कि अपना उद्देश्य के लिए। हमारा उद्देश्य क्या था? हमारा उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। तो संविधान के निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? 13 दिसंबर को लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू जी के लिए लाया गया था। क्या था उद्देश्य? हमारा उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना। और ये जो एक्सेप्टेड कब किया गया था? ये एक्सेप्टेड किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था, स्वीकार कर लिया गया था। और इसी दिन से संविधान का निर्माण शुरू हो गया था, यानी संविधान लिखना शुरू हो गया था। कब से हुआ था? 22 दिसंबर 1947 को संविधान लिखना प्रारंभ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है संविधान सभा में प्रतिनिधित्व। ठीक है, संविधान सभा में किस किस का कितना कितना प्रतिनिधित्व था? तो अगर हम वुमेन्स की बात करें तो इसमें टोटल 8 वुमेन्स थी। टोटल कितनी थी? टोटल वुमेन्स कितनी थी? 15 थी। ठीक है, टोटल वुमेन्स थी वो 15 थी। संविधान सभा में भाग लेने वाली कितनी महिलाएं थी? यानी कि संविधान सभा में किस किसने सिग्नेचर किए थे, साइन किए थे, जो संविधान को अपना एक्सेप्टेड कर रही थी, संविधान को एक्सेप्टेड कर रही थी। कुल कितनी महिलाएं थी? वो कितनी महिलाएं थी? कुल महिलाएं थी 8। कितनी महिलाएं थी? 8 थी। यानी 15 में से 8 महिलाएं थी जिन्होंने संविधान सभा पर अपने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि संविधान से जो महिलाएं खुश थी एक तरह से। ठीक है, वो कितनी महिलाएं थी? वो महिलाएं थी कितनी थी? 8 थी। ठीक है, एक मिनट। कुल महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं थी और 15 में से 8 महिलाएं थी वो ऐसी थी जिन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं, यानी कि मैक्सिमम कौन से स्टेट से कितनी महिलाएं थी, तो सबसे ज्यादा थी वो उत्तर प्रदेश स्टेट से थी। स्टेट यानी कि राज्य। ठीक है, सबसे ज्यादा किस राज्य से महिलाएं थी? उत्तर प्रदेश से थी। कितनी थी? 5 थी। उसके बाद हम बात करें प्रतिनिधित्व की, तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उनका क्या नाम था? बेगम एजाज रसूल। ये चीजें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, यानी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें भी ये चीजें मैंने बताई थी आपको। ठीक है, ये चीजें प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताई थी। क्या बताई थी? एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। एकमात्र एससी महिला, यानी कि एससी समुदाय से आने वाली एकमात्र महिला कौन थी? दक्षयानी बेलायुधन। ठीक है, दक्षयानी बेलायुधन। उसके बाद देसी रियासत से एक महिला आई थी, उनका नाम क्या था? एनी मस्करीनी। ये कौन सी रियासत से आई थी? ये केरल की रियासत से आई थी। एकमात्र देसी रियासत से जो महिला चुन के आई थी उनका नाम था एनी मस्करीनी। ठीक है, आपको एक पॉइंट डाल के याद रख लेना है, यानी कि एकमात्र महिलाएं थी जो संविधान सभा में चुनी गई थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ये विदेश में यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में एम्बेसडर बनी थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस में ये एम्बेसडर बनी थी। इनका क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, उसके बाद अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो सबसे पहले जो एक मान्यता प्राप्त समुदाय थे वो कौन कौन से थे? वो था मुस्लिम, सामान्य और सिख। ये कम्युनिटी के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर। क्या समुदाय के आधार की मैं बात करूं तो उस समय 3 समुदाय थे, यानी जैसे आज कितनी कैटेगरी है? मेनली 4 कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और मेनली वो 4 हैं। तो वैसे ही उस समय ये 3 कैटेगरी हुआ करती थी। वो कौन कौन सी कैटेगरी थी? मुस्लिम, और सामान्य यानी जनरल और सिख। ये 3 उस समय की कैटेगरी थी। ठीक है, अगर मैं संविधान सभा की बात करूं तो इसमें एक एंग्लो इंडियन भी थे। एंग्लो इंडियन कौन होता है? एंग्लो इंडियन वो व्यक्ति होता है जिसके पिता भारत के न हो, माँ उसकी माँ भारत की हो, पिता भारत के बाहर के किसी देश के हो, यानी कि इंग्लैंड के उस समय थे, वो इंग्लैंड के ज्यादा नहीं ब्रिटिश थे। तो ब्रिटिश जिसके जो पिता हो वो ब्रिटिश का रहने वाला हो, जो माता हो वो उसकी भारत की रहने वाली हो, तो उसके
जो जो व्यक्ति होता है तो उसे हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, तो एक एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी उनका नाम था। एक पारसी थे, पारसी कौन थे? पीएच मोदी। इन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था, यानी एंग्लो इंडियन ने भी लिया था, पारसियों ने भी लिया था, हिंदुओं ने भी लिया था, मुस्लिमों ने भी लिया था, एससी ने भी लिया था, एसटी समुदाय के लोगों ने भी लिया था, यानी कि सब जो व्यक्ति थे उन्होंने संविधान सभा में भाग लिया था। ठीक है, तो पारसी कौन थे? पीएच मोदी थे। और एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। उसके अलावा आपको एक पॉइंट डाल के याद रखना है, नोट डाल के। ठीक है, नोट डाल के पॉइंट याद रखना है कि प्रमुख नेता जो शामिल नहीं हुए वो कौन कौन थे? गांधी जी, गांधी जी ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण जी ने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। और तेज बहादुर सप्रू, तेज बहादुर सप्रू जी ने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। ठीक है, यानी कुल कितनी महिलाएं थी? 15 थी, उसमें से 8 वुमेन्स ने संविधान सभा पर यानी संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। सबसे ज्यादा महिलाएं थी वो यूपी से थी। एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजा रसूल थी। एससी समाज से दक्षिणी बेलायुधन थी और देसी रियासत से एनी मस्करीनी थी। कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो उस समय 3 कम्युनिटी हुआ करती थी। वो 3 कम्युनिटी कौन कौन सी थी? मुस्लिम, सिख और सामान्य, 3 ये कैटेगरी हुआ करती थी। उसके बाद एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथनी थे। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? यानी इसकी माँ भारत की रहने वाली हो, इसका पिता ब्रिटेन का रहने वाला हो, तो उसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। और एक इसमें पारसी थे जिनका नाम था पीएच मोदी। ठीक है, क्या नाम था उनका? पीएच मोदी था। और कुछ नेता थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट हम बात करें तो संविधान सभा के जनक की बात करेंगे। संविधान सभा का जनक किसे कहा जाता है? ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा और फिर आप पढ़ रहे हैं संविधान सभा का जनक कौन था। संविधान सभा के अगर जनक की बात करें तो भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा का जनक कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं, ठीक है, अगर मैं इनकी बात करूं तो भीमराव अंबेडकर जनक जी हैं किसके? संविधान सभा के। जो भीमराव अंबेडकर थे वो 1946 में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे, वो पूर्वी बंगाल से लड़े थे। ठीक है, कहां से लड़े थे? पूर्वी बंगाल से ये इलेक्शन लड़े थे और संविधान सभा में चुन के आए थे। बट जब विभाजन हुआ, क्या विभाजन के बाद में ये सीट थी वो पाकिस्तान चली गई। ठीक है, विभाजन हुआ, विभाजन के बाद ये कहां चली गई? पाकिस्तान में, पाकिस्तान में चली गई विभाजन के बाद। जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान बने तो ये कहां चली गई? पाकिस्तान में चली गई। तो फिर इन्हें रीइलेक्शन में लड़ना पड़ा। क्या रीइलेक्शन लड़ना? दोबारा से इन्होंने चुनाव लड़ा। तो दोबारा से चुनाव इन्होंने कहां से लड़ा था? तो दोबारा चुनाव लड़ा था, वो लड़ा था इन्होंने बंबई प्रेसिडेंसी से। ठीक है, बंबई प्रेसिडेंसी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। सबसे पहले पूर्वी बंगाल से लड़ा था। पूर्वी बंगाल थी वो पाकिस्तान में चली गई विभाजन के बाद में। उसके बाद में इन्होंने चुनाव लड़ा था वो बंबई प्रेसिडेंसी से लड़ा था और वहां से ये चुन करके आए थे। कौन सी पार्टी से चुन के आए थे? ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया। ये बताओ आप कि कहां से चुन के आए थे? भीमराव अंबेडकर जी थे, वो कौन सी पार्टी से चुन करके आए थे? ये आप बताओ, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, कौन सी पार्टी से चुन के आए थे? पार्टी का क्या नाम था? मैं लिख रहा हूं तब तक तुम बताओ कमेंट में। कौन सी पार्टी थी? यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी। ठीक है, यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी। ठीक है, एक मिनट, यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी थे, वो कौन सी पार्टी से चुन के आए थे? यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी से चुन करके आए थे और इस पार्टी से ये अकेले ही जीते थे, यानी अकेले ही मेंबर थे और इनके साथ कोई मेंबर नहीं था।
ये अकेले ही इससे चुनाव जीत करके आए थे यूनियनिस्ट शेड्यूल पार्टी से। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, यानी कि बंगाल का क्या है पोर्शन अलग हुआ और बॉम्बे से ही जीत करके आए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्ट कमिटी। कौन सी कमिटी? ड्राफ्ट कमिटी। प्रारूप समिति की बात करूं मैं तो इसे ड्राफ्ट कमिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी कमिटी से? ड्राफ्ट कमिटी। ड्राफ्ट कमिटी। ठीक है, ड्राफ्ट कमिटी। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का जो प्रस्ताव था वो किसके द्वारा दिया गया था? सत्यनारायण सिन्हा। सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा प्रारूप समिति का प्रस्ताव दिया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी, ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। और ये जो कमेटी थी वो कब बनाई गई थी? 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था और इसमें एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। तो अगर मैं इसके अध्यक्ष की बात करूं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अंबेडकर। ठीक है, बी आर अंबेडकर। ठीक है, ठीक है, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर बी आर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रस्ताव किसने दिया था? सत्यनारायण सिन्हा ने दिया था। इसका गठन कब हुआ था? गठन की अगर हम बात करें तो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं यानी कि संरचना, स्ट्रक्चर किसने तैयार, स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होते थे और 6 अन्य सदस्य होते थे। ठीक है, एक अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे, यानी कुल इसमें 7 मेंबर्स थे। ठीक है, कितने थे? 7 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर्स थे इसमें। इसका उद्देश्य क्या था? जो संविधान सभा के द्वारा एक प्रारूप कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी का उद्देश्य क्या था? इस कमेटी के उद्देश्य की हम बात करें तो इसका उद्देश्य था संविधान सभा के प्रारूप का अध्ययन करना। ठीक है, किसका? संविधान सभा के प्रारूप का अध्ययन करना। ठीक है, संविधान सभा का जो प्रारूप है, संविधान बनके जो तैयार हो रहा है या संविधान बनके जो तैयार हो रहा है उस संविधान का अध्ययन करना, इसका क्या था? उद्देश्य था प्रारूप समिति का, ड्राफ्ट कमेटी का। ठीक है, अब इसमें जो रीडिंग की थी, इसने जो अध्ययन किया था, जो रीडिंग की थी वो कितनी बार की थी, कब कब की थी, उसकी हम आगे बात करेंगे। अगर इसकी रीडिंग की मैं बात करूं, इसकी रीडिंग की मैं बात करूं तो मेनली 3 रीडिंग हुई थी। ठीक है, उसके अलावा क्या हमने अध्यक्ष देख लिए, यानी प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें 6 अन्य सदस्य थे। वो 6 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? एक थे एन गोपाल आयंगर। ठीक है, एक कौन थे? एन गोपाल आयंगर। और उसके बाद थे के एम मुंशी। तीसरे सदस्य की हम बात करें, तीसरे सदस्य उनका नाम था अल्लादी कृष्णा अय्यर। क्या नाम था? अल्लादी कृष्णा अय्यर। चौथे सदस्य की हम बात करें तो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला चौथे सदस्य थे। पांचवें सदस्य की हम बात करें तो उनका नाम था बी एल मित्रा। बी एल मित्रा, लेकिन बी एल मित्रा का स्वास्थ्य खराब हो गया, यानी कि जब ड्राफ्ट कमेटी बनी थी उसमें बी एल मित्रा जी को चुन लिया गया, बट बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के कारण इनकी जगह पर एन माधवराव को ड्राफ्ट कमेटी में शामिल किया गया। ठीक है, किसको शामिल किया गया? एन माधवराव को। किसकी जगह? बी एल मित्रा की जगह। क्यों किया गया? क्योंकि बी एल मित्रा का स्वास्थ्य खराब हो गया और एन माधवराव को ड्राफ्ट कमेटी में शामिल कर लिया गया। उसके बाद जो हमारे लास्ट मेंबर थे यानी कि 6 में, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 में, 6 में कौन थे? डीपी खेतान। ठीक है, डीपी खेतान थे, लेकिन डीपी खेतान का देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में इनकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी को शामिल कर लिया गया। ठीक है, किसे शामिल कर लिया गया? टीटी कृष्णमाचारी को। किसकी जगह पर? डीपी खेतान की जगह पर। क्यों कर लिया गया? क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया, तो उनकी जगह पर टीटी कृष्णमाचारी को
शामिल कर लिया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे और 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, अब इसकी जो रीडिंग थी, इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? संविधान की रीडिंग करना, यानी कि संविधान का जो प्रारूप बन के तैयार होता उसमें करेक्शन करना, उसमें एरर ढूंढना, उसको पूरी तरह से पढ़ना, इसमें क्या गलत है, क्या ऐड करना है, क्या चीज शामिल करनी है, क्या चीज हटानी है, क्या जोड़ना है, वो सारी चीजों पर रीडिंग करना इसका प्रारूप, इस प्रारूप का उद्देश्य था। ठीक है, प्रारूप कमेटी का उद्देश्य था। कर दी मैंने। ठीक है, तो क्या था उद्देश्य की हम बात करें तो क्या प्रारूप समिति के उद्देश्य क्या था? प्रारूप समिति का उद्देश्य क्या था? रीडिंग करना। तो इस पर जो रीडिंग हुई थी, यानी कि इस प्रारूप ने जो रीडिंग की थी वो 3 बार की थी। ठीक है, प्रारूप जो कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी थी, उसका उद्देश्य क्या था? रीडिंग करना संविधान पर। तो इसने 3 बार रीडिंग की थी। ठीक है, कितनी बार रीडिंग हुई थी? 3 बार हुई थी। जो पहली बार रीडिंग हुई थी वो कब से कब तक हुई थी? वो 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1947 तक हुई थी। ठीक है, 4 नवंबर 1947 से लेकर के 9 नवंबर 1947 तक पहली रीडिंग हुई थी। दूसरी रीडिंग की मैं बात करूं तो दूसरी रीडिंग हुई थी वो 15 नवंबर से लेकर के और 17 अक्टूबर तक हुई थी, यानी कि 1948, लमसम 1 साल तक हुई थी। ये सबसे बड़ी रीडिंग थी। ठीक है, कब से कब तक? यानी कि 15 नवंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक इसकी रीडिंग हुई थी 1949 तक। दूसरी वाली ये सबसे बड़ी रीडिंग थी। तीसरी की मैं बात करूं तो ये 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक हुई थी। ये तीसरी रीडिंग थी। गॉट इट? तो पहली रीडिंग थी वो कब से कब तक हुई थी? वो रीडिंग हुई थी हमारी 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक हुई थी। ये सबसे छोटी रीडिंग थी। यानी कितने दिन तक हुई थी? यानी करीब 5 दिन रीडिंग चली थी। फास्ट संविधान को एक बार में फास्ट तरीके से पढ़ लिया गया था। फिर हर चीज को, हर शब्द को, हर मात्रा को, हर धारा को, हर आर्टिकल को, हर वर्ड को अच्छे से पढ़ा गया था। वो 15 नवंबर से पढ़ना शुरू हुआ था, यानी 15 नवंबर 1948 से पढ़ना शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक ये पढ़ा गया था। ठीक है, ये सबसे लंबी रीडिंग रही थी। ये सबसे लंबी रीडिंग रही थी लमसम, यानी कि 11 महीने 2 दिन की है। कितना? 11 महीने 2 दिन, यानी कि 1 साल तक इसकी रीडिंग चली थी। 1 मिनट। ठीक है, कब तक रीडिंग चली थी? लमसम आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि 1 साल तक रीडिंग चली थी। ठीक है, 1 साल तक रीडिंग हुई थी। अगर मैं तीसरी रीडिंग की बात करूं तो 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक हुई थी। 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक तीसरी रीडिंग हुई थी। और ये रीडिंग की हम बात करें तो इसी रीडिंग के बाद 26 नवंबर है, इसे संविधान दिवस के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया था? 26 नवंबर को मनाया था। जो तीसरी रीडिंग का लास्ट डे था, तीसरी रीडिंग का जो लास्ट डे था वो 26 नवंबर था और इस दिन संविधान बनकर के पूरी तरह से तैयार हो गया था। जब संविधान बनकर के तैयार हो गया तो संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को अपना लिया गया। ठीक है, इसे अपना लिया गया। अब हम नेक्स्ट बात कर, रीडिंग आपको समझ में आ गई, यानी कि 3 बार हुई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, यानी 3 रीडिंग हुई थी। इसका जो उद्देश्य था वो यही था और इस उद्देश्य पर काम किया गया। नेक्स्ट की हम बात करेंगे, यानी कि प्रारूप कमेटी हमने पढ़ ली, प्रारूप कमेटी की क्या है रीडिंग वगैरह। नेक्स्ट हम बात करेंगे त्वरित संशोधन। क्या क्या संशोधन हुए थे? संशोधन क्या क्या हुए थे? यानी कि जो पहली बैठक थी, पहला जो संबोधन था वो जेबी कृपलानी ने किया था 9 दिसंबर को। पहला जो, जब संविधान सभा बनकर के तैयार हुई थी, संविधान सभा बनकर के तैयार हुई थी, जो पहली बैठक हुई थी, जो फर्स्ट बैठक हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो पहली बैठक हुई थी, उसमें सबसे पहले जो संबोधन किया था वो जेबी कृपलानी ने किया था। ठीक है, यानी कि सब लोग बैठे थे, उसमें जो पहला संबोधन किया था वो जेबी कृपलानी ने किया था। ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, किसने किया था? जेबी कृपलानी जी ने किया था। कब किया था? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्थायी अध्यक्ष बने थे, उनका क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे उनका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा जी। तो जो सबसे बुजुर्ग थे, संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा और उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? 11 दिसंबर को बनाया गया। उसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव आया। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। 22 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया और इसी उद्देश्य प्रस्ताव से संविधान का निर्माण शुरू हुआ, संविधान लिखना शुरू हुआ था। ठीक है, संविधान लिखना कब शुरू हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। महिलाओं की हम बात करें तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी, उनका क्या नाम था? ये हमने पढ़ लिया, यानी कि बेगम एजाज रसूल थी और दक्षिणी बेला बेगम थी, वो एकमात्र ऐसी महिला थी। प्रारूप समिति की हम बात करें तो 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बनी थी और इसका बहिष्कार किसने किया था? जो हमारी संविधान सभा बनी थी, इसमें की जो बैठक हुई थी उसका बहिष्कार किस किसने किया था? बहिष्कार की अगर हम बात करें तो किस किसने किया था? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। और किसने किया था? मुस्लिम लीग के अलावा हैदराबाद रियासत ने किया था। इन दोनों ने क्या बॉयकॉट किया था संविधान सभा का। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके। ये हमारी क्लास, आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट ही क्लास होगी, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे, जो तथ्य होंगे उनके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। वो सारी चीजें एक क्लास और आपकी होने वाली है, आधा घंटे की क्लास होगी, उसमें सारी चीजें आपकी कवर होने वाली हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है।